जी क्या कह रहे हैं? पेपर में परमिशन होती है कि हम यानी कि क्वेश्चन पेपर पे कोई लाइन पेपर में परमिशन होती है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। ओके जी, बच्चों को पता लग गया। ऑन 1 अक्टूबर 2004 टेस्ट वापस मिले आपको? तो जल्दी से देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके, ऑन 1 अक्टूबर 2004 पीआरसी लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ, आपसे पूछ के ना पीआरसी में पढ़ के आए हो, एआरसी भी मेरा पीआरसी हो गया। पीआरसी लिमिटेड इन द कोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ इस प्रोडक्शन फैसिलिटी बॉट अ पौधा हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ 25,000 में सवाल करेंगे। ओके, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इट्स पॉपुलर ब्रांड ऑफ इलेक्ट्रिकल चीजें, मिस्टर असलम, one of the directors, was assigned the duty of supervising the installation of the पौधा। other irrelevant information is given below। कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालनी है, तो सबसे पहली रेलिवेंट चीज ही क्या है? ये 25,000 इनवॉइस वैल्यू। फिर अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 25% was allowed to buy the supplier due to efforts of agents involved in the deal who had close association with Mr. Aslam। normally the supplier allows only 10% trade discount। तो भाई नॉर्मल लेंगे, अब नॉर्मल को तो नहीं लेंगे, है ना? ये वो चीज नहीं है भाई। ट्रेड डिस्काउंट बार्गेन डिस्काउंट है, लड़ झगड़ के जितना करवा लिया 25% लेंगे, ठीक है। नॉर्मली जिनको देता रहे 10%, हमें क्या। फॉलोइंग कॉस्ट्स वर इनकर्ड ऑन साइट प्रेपरेशन। जी, सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर। अच्छा यार, साथ साथ करते जाएं, क्या दोबारा आएंगे। हमने ए पार्ट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांट और रुपीज इन 1000 प्रेजेंट करेंगे। इनवॉइस वैल्यू 25,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट, यहां लेस ऐड करने की जरूरत नहीं, वहां पे लेस ऐड कर लेंगे, ठीक है, टाइम बच जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 25% ऑफ व्हाट? कॉस्ट नहीं, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट तो उसको पड़ी होगी, हमें तो चले छोड़े इस बात को, चलें। भाई ने फिर कॉस्ट पढ़ने लग जाना है, तो कॉस्ट की क्लास में कॉस्ट पढ़नी चाहिए ना। अच्छा जी बोले। अच्छा पहले आज से वो 3-4 टाइम पहले कॉस्ट का एक चैप्टर FAR 1 में भी होता था, तब मजा आता, तब ऐसी बातें को जवाब बंदा दे लेता था, तब बंदा एंजॉय करता था। अब अच्छा क्या कर रहा था मैं, क्या कर रहा था? हाँ, लिखो देखो, ट्रेड डिस्काउंट के साथ स्टार लगा के लिखो, लेकिन लिखा अपने रजिस्टर पे करो। हैंड आउट पता नहीं कहाँ, तुसी कितने हैंड आउट कितने, किताब के लेट होने की वजह से ना ये थोड़ा सा नुकसान हुआ है पहले 20-25 लेक्चर्स में, लेकिन इंशाल्लाह आप ईद पे भी नहीं आई, बाद में इंशाल्लाह आप देख लेंगे एक नज़र, कोई चीज़ ऐसी रह गई हुई। वैसे मैं हैंड आउट्स तो बना ही रहा हूँ, तस्वीरों वाले बना दूंगा ना, पता नहीं, पता करूंगा अभी क्लास के बाद, कल दे दी थी। अच्छा जी, लिखें डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर अप्लाई करनी है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर अप्लाई करनी है। अच्छा, नॉर्मल सेलिंग प्राइस के आगे स्लैश डाल के लिखो, नॉर्मल सेलिंग प्राइस स्लैश इनवॉइस वैल्यू स्लैश लिस्ट प्राइस एटसेट्रा। ये सब के एक ही चीज का डिफरेंट नाम है, ठीक है ना। इनवॉइस वैल्यू, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस एटसेट्रा, ठीक है ना, ये सब एक ही चीज के नाम है। तो क्या जुमला लिखवा रहा था? डिस्काउंट रेट परसेंटेज, यार पहले बताना था, अंग्रेजी में लिखवा रहा हूं, उर्दू में लिखवाना था। चलो अब लिख लो, पूरा हो गया, चलो माफी दे दो जी। डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस या लिस्ट प्राइस वगैरह, ठीक है। तो 25,000 इंटू 25% 6250। अच्छा, अब यहां पर एक बार हमने पहले इस तरह का मामला होता तो यहां पर सब टोटल किया था, वो शायद अमार या डेल्टा वाला सवाल था, पास पेपर 4 गालिबन, क्योंकि उसमें सेटलमेंट डिस्काउंट को भी ट्रीट करना था।
तो सेटलमेंट डिस्काउंट जो होता है वो जाहिर है पेएबल की अमाउंट को सेटल करने पे होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली, तो हमने उसको माइनस करके फिगर लिख ली थी। अभी इस सवाल के अंदर हमने घर पे देखा, आपने सवाल मैंने भी पढ़ा घर पे, तो कहीं पे कैश डिस्काउंट नजर नहीं आया, ठीक है, बाद में आ भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे यूं करके 25,000 माइनस 6250, तो आ गई वो फिगर आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। फिलहाल क्यों टाइम ज़ाया करते हैं, ऐसे एक स्टेप डाल के, ठीक है, चलने दो आगे। ओके हो गया। नेक्स्ट पॉइंट 2 शुरू हो चुका है, बी शुरू हो गया, ए में बस यही था। बी में कहता है सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर लेंगे, फिर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क 2800 है, लेकिन साथ कह रहा है ई को भी पढ़ के आओ। ई सॉरी सी को पढ़ना है, सी सिविल, यार ए को तो टिक कर लें, हो गया। सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूड्स, इस 2800 में पढ़ा है, अल्लाह करे कोई ऐसी चीज पढ़ी हो जो पढ़ी रहे। कॉस्ट ऑफ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स अमाउंटिंग टू 1.5 लाख विच वर पुअरली हैंडल्ड बाय वर्कर्स एंड वर टोटली डैमेज्ड, नाउ दे कैरी नो वैल्यू। भाई जनाब का नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये एसेट में नहीं ऐड करेंगे। एसेट ने भी अल्टीमेटली एक्सपेंस में बनना होता है एक्सपेंस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कह रहा है ऐसा चक्कर कोई नहीं है, फटाफट उठाओ और एक्सपेंस आउट करो, ये एसेट कॉस्ट में ऐड मत करना, ये हमने पढ़ा था, लिखा हुआ था। ओके, सीखा था ना। ओके, अब मसला ये है कि हम इस 1500 को 150 को ना लेते, सिर्फ इग्नोर करना था तब जब वो अलग से लिखता, लेकिन वो क्या कह रहा है, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क इंक्लूड्स। ये इंक्लूड्स बहुत जालिम लफ्ज है ना, ये आ जाए तो हमें फिर नॉर्मल काम को उलट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ पड़ा है, माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें लिख आते हैं। सैलरी ऑफ सिविल इंजीनियर, पहले ये लिख लूं, कितनी, 900। बेटा प्लीज फिगर बता दिया करें, 1200, बड़ी मेहरबानी आप लोग, कुर्बान जाऊं आप लोगों के बताने पे, 1200। उसके बाद क्या है जी, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। अब 2800 टोटल खर्चा था, लेकिन इसमें से 150 माइनस कर दें क्योंकि इसमें ये भी पड़ा है और ये हमने इधर छोड़ना नहीं, ठीक है जी। ओके, अब इसको देखते हैं इंशाल्लाह, 1 मिनट दे दें, ठीक है। पॉइंट 4, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग साइट प्रेपरेशन, बिल्कुल ऐड करेंगे। अभी तो पढ़ा के आ रहा हूँ वो सफा जिस पे लिखा हुआ था एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसिड, लिखा हुआ था एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, ठीक है, ड्यूरिंग साइट प्रेपरेशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक लाइन यहाँ पर फॉलो हो रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐड करेंगे। हाँ, अगर वो मुंह से कह देता आपको सेलिंग एडमिन एक्सपेंस है, फिर नहीं करते, वो भी ले लेते अगर कहता डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। सारी बातें याद हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बार बार करते रहा करो अपने साथ, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह फिर पर्चे तक भी वो याद रहेंगी। फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हमने, क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ, यार तनख्वाह पैसे, रेम्यूनरेशन ऑफ, नहीं बेटा, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो पैसे मिल रहे हैं उनको, कितने, 600। प्रमोशन तो कभी भी नहीं सुना मैंने। हाँ, प्रमोशन बेटा ये एक्स्ट्रा है या उनको रखा ही इसके लिए, वैकांस वाला है। मकसद क्या कह रहा है वो, ये रेम्यूनरेशन उन एम्प्लॉयज के जो ड्यूरिंग साइट प्रेपरेशन हम पे कर रहे हैं, तो बस कंस्ट्रक्शन के लिए है, ठीक है। हाँ, उसको ऐड करना है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा पे करें या इनको रखा ही इसी काम के लिए हो, बस रख सकते हैं इस काम के लिए, ठीक है जी। बोलो उसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया। ऑन यकम जनवरी 5 टेस्ट रन वॉज स्टार्टेड एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन 31 जनवरी 5 एट अ कॉस्ट ऑफ 550। द सेल प्रोसीड ऑफ टेस्ट प्रोडक्शन वर 320। तो टेस्ट रन की कॉस्ट नेट कर देंगे जी, 230। टेस्ट में आपने नोट किया हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिल रहे होते हैं, हर स्टेप पे चेकिंग अच्छी लगी आपको। अभी भी इसमें से गलतियां हमने मिलकर निकालनी है मजीद,
तो आपने मुझे बता देना है कोई मसला हो, ठीक है ना। हम इसको मजीद इम्प्रूवमेंट देखें। एक बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं इस काम के लिए कह रहा, हमेशा के लिए एक उसूल बना लें ज़िंदगी का, जब तक आप सीखने का दरवाज़ा खुला रखेंगे तब तक आप सीखेंगे। लेकिन जब खुदा ना खास्ता आपके दिल में दिमाग में ऐसी बात समा गई कि मुझे सब पता है, तो उस वक्त आपका लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ये, ठीक है। हम भी ओपन टू लर्निंग होते हैं, हर सेशन में नई चीज़ सीखते हैं, हर दफ़ा चीज़ नए तरीके से करा रहे होते हैं। पिछले दफ़ा वाले बच्चे से पूछोगे डिफरेंट था, इस दफ़ा वाले बच्चों से पूछोगे तो डिफरेंट चल रहा होता है थोड़ा। तो सीखना तो सारी ज़िंदगी का काम है, मौत तक इंसान सीखता रहता है, ठीक है ना। तो सीखते रहना है, रुकना नहीं है। अच्छा जी, टेस्ट एंड कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट, company is presently obliged to dismantle the plant at end of life and present value of dismantling cost is 350। हाँ जी, ऐड करना है ना, ठीक है, बिल्कुल करना है, अभी पढ़ा के आ रहा हूं, तीसरा पॉइंट ही यही था, ठीक है। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, तो ऐसे ही हम भी अगर एक नजर ओपन कर लेंगे ना उस सफे को, तो उससे ये नहीं होता कि हम क्या देख के हमने सवाल किया, नहीं, हमने रिवीजन की है। आपने वहां पे पूरा सफा रिवाइज किया है, तो उसमें से तो सिर्फ 5-6 चीजें आई हैं, बाकी चीजें रिवाइज हो गई या नहीं हो गई एक नजर डालने से। पेपर में चाहे नहीं खोलना पड़ेगा आपको, इंशाल्लाह नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन यहां पर सवाल करते हुए हमेशा आदत रखो, सामने एकदम से ओपन किया, उसको देख लिया, उससे सारी चीजें एक दफा नजर से गुजर जाती है, ठीक है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 350। नेक्स्ट, प्लांट वेंट इनटू नॉर्मल प्रोडक्शन on यकम फरवरी एंड अटेंड 45% कैपेसिटी ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड 30 जून 2005। फुल कैपेसिटी पे नहीं गया अभी, तो इस वजह से जो लॉस होगा वो एसिड कॉस्ट में ऐड करेंगे। सिखाया था ना, या अगर एसिड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस दे रहा है या फुल कैपेसिटी पे नहीं गया तो खर्चे हो रहे हैं, उनको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। तो ये तो ऐसे ही उसने परेशान करने के लिए बोला था, लेकिन एक चीज नई भी थी, ऐसी डिफरेंट चीजें होती हैं नई भी। The company at this stage discovered that actual capacity of plant is about 85% of capacity declared by supplier। उन्होंने 45% चला के देखा ना, तो उन्होंने देखा कि यार कोई इतने को यूनिट्स बन रहे हैं बस। उन्होंने कहा सप्लायर को फ़ोन कर, तुम तो कह रहे थे हर दिन 10,000 यूनिट बना लेगा, ये तो सिर्फ 8500 यूनिट्स बना रहा है, जैसे 8.5 बना रहा है बस, इसकी कैपेसिटी कम है, तुम्हारा तो दावा ही झूठा है, ये क्या तरीका है, झूठ बोल के चीज़ बेचते हो, हमारा तो एतबार ही उठ गया तुमसे, किसी को नहीं बताएंगे तुम्हारा ये है वो है। उन्होंने कहा सब्र सब्र सब्र, कोई बात नहीं, हम भी तो इंसान ही हैं, ठीक है, आप ऐसा करो थोड़ी कंपनसेशन ले लो प्राइस की, ठीक है, नाराज मत हो। पढ़ो द मैटर, ये 85% कैपेसिटी जो है उन्होंने डिस्कवर कर लिया एट दिस स्टेज। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद सप्लायर एंड हिज एजेंट। The agent finally agreed to pay a compensation of 3% on invoice value and it issued his credit note to the effect। ठीक है जी, क्रेडिट नोट यहाँ पे क्या करना, बस इतना पता लग गया कि हमें क्या मिल गया जी, कंपनसेशन। तो कंपनसेशन भी 25,000 का ही 3% है, ठीक है, कितना, ये माइनस करेंगे प्लस माइनस, ठीक हो गया। यहां तक को मसला है तो बताएं। एक बच्चे ने यहां पे ये पूछा पिछली क्लास में, मैं आपसे शेयर कर दूं कि सर ये डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, तो मैंने उसे कहा डेप्रिसिएशन हमने 30 जून पे खड़े होकर निकालनी है, उससे पहले पहले ये काम हो गया, ठीक है ना। ओके, सही वाली फिगर पर डेप्रिसिएट करेंगे कि पहले गलत करके फिर उसे सही करेंगे, नहीं, पहली बार ही सही कर लेंगे। और अगर अगले साल ये पता लगता कंपनसेशन मिलती तो पिछला साल जो गुजर गया सो गुजर गया, अगले साल को एडजस्ट कर लेते प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा चलें आगे। लास्ट में क्या कहता है, कंपनी अकाउंट, ये आप एंड पे पढ़ने वाला पॉइंट ऐसे ही है। ये तो रिकवरेबल अमाउंट देखनी है, अब रह क्या गया है, ये पॉइंट रह गया, पता है मैं पिछली क्लास से करा गया है सवाल। ओके, मेरा सवाल आप सबसे, जो बेटा वो कह रहा है कि जितनी कैपेसिटी का वादा किया था सप्लायर ने कि इतने यूनिट्स बनाएगा, वो इससे कम कैपेसिटी बना रहा है, मतलब हमें नजर आ गया है कि वो इतने यूनिट्स नहीं बना पाएगा जितना उसने दावा किया था। हमने से कहा भाई थोड़े पैसे और छोड़ो, तुमने झूठ बोला था, मतलब झूठ नहीं कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसे कहना आपसे गलत फहमी हो गई थी आपसे बताते हुए, तो आप ज़रा एडजस्टमेंट कर लें, तो प्राइस की एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है। अच्छा सुने,
मेरा सवाल था आपसे कि एक आदमी ने पाक फैन बेचने की एक दुकान खोली हुई है, ठीक है। अब अगर उसने पाक फैन रखे हैं, बेचता है, अगर उसको अपनी दुकान में पंखा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रॉयल फैन वालों का लगाएगा, क्योंकि पाक फैन का लगाएगा तो वो तो स्टैंडर्ड इजाज़त ही नहीं देते। मैं उसकी दुकान में जाऊं पंखा खरीदने, मैं कहूं पाक फैन बेच रहा है और खुद यूनस फैन लगाया हुआ है, तो मैं भी यही लेता हूं जाके, मतलब ये सही है। ग्री की एसियों की दुकान खोली है इस भाई ने और खुद हायर का लगा के बैठा हुआ है। अब जाने वाला क्या कहेगा? वैसे भी जब आपके पास एक चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप बाहर से क्यों खरीदें? आपके पास आपने कोई चीज बनाई है बेचने के लिए, इन्वेंट्री आपकी, या आप वो बनी बनाई खरीद के लाए हैं बेचने के लिए, आपकी इन्वेंट्री है। बोलो, आपने उस चीज को अपने इस्तेमाल में ले लिया, क्या मतलब? एसी पहले बिकने के लिए रखा हुआ था इसमें अलमारी में, अब आपने वहां से निकाला और अपनी दुकान में उसको फिक्स करके चला दिया, तो क्या इस पे कोई एतराज होना चाहिए किसी को? इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक अकाउंटिंग एंट्री करनी पड़ती है। हम इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं कि अब हमारी इन्वेंट्री नहीं रही और फिक्स एसेट बन गया है, यूज कर रहे हैं, तो उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री पास कर लो, करो यूज, बेशक आपकी इन्वेंट्री आइटम थी, क्यों बाहर से खरीदने जाओगे? अपने लिए जरूरत पड़ गई, अपनी इन्वेंट्री से निकालो, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करो, कोई मना नहीं है, लेकिन इसकी एंट्री जरूर कर दो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक हो गया? अगली बात, ये जो हमने एसी उतार के अपनी दुकान में लगाया है, ये हम बेचते हैं 120 रुपए का, ठीक है, तो हम 120 रुपए से ही एंट्री करेंगे अपनी किताबों में। ये कॉन्सेप्ट इंट्रो में पढ़ा हुआ, मुझे पिछली क्लास वाले बच्चों ने बताया है, ठीक है भाई साहब। 100 रुपए का एसी खरीद के दुनिया वालों को 120 का बेचते थे, ठीक है, लेकिन खुद को ये एसिड बेच के खुद से प्रॉफिट कमा लें, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन है, ठीक है। तो आपने ये एंट्री करनी है, यूज करें एसिड, ये एंट्री करनी है, और दूसरी बात, इसको करना किससे है? कॉस्ट, ठीक है। तो ये एंट्री इस तरह से बनती है, ट्रांसफर ऑफ इन्वेंट्री टू फिक्स एसेट। सेलिंग प्राइस 120 थी, कॉस्ट 100 थी, एंट्री क्या बनी? डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्रेडिट इन्वेंट्री, लेकिन किस से? 100 से। ऑलवेज पास दिस एंट्री विद कॉस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट ये तो बेटा बाद में नोट कर लेना, अभी बीच में रोको मत मुझे, आप मैनेज खुद करो इसको जैसे भी करना है, ठीक है ना। सुने जी, अहम बात, अब ये तो था बना बनाया तैयार एसेट, उतारा, अलमारी में से निकाला और यूज करने लग गए। मिसाल के तौर पे मैं बना रहा हूं बिल्डिंग और मेरा अपना ईंटों का भट्टा है। अब जो ईंटें मैंने बना के रखी हुई थी वो किस लिए थी? बेचने के लिए, मेरी इन्वेंट्री थी, मैंने उनको उठाया अपनी बिल्डिंग में लगा दिया, साथ वाले से नहीं लेने जाऊंगा मैं ईंटें, ठीक है ना। तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन उसकी एंट्री करूंगा बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। मैं एक प्लांट इंस्टॉल कर रहा था, मुझे कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी, मेरा अपना कारोबार ही स्पेयर पार्ट्स का, मैं वो प्लांट लगा ही स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए रहा हूं, तो मेरे पास अपने स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, क्या मैं यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, करना भी चाहिए, लेकिन इसकी एंट्री पास कर लेनी चाहिए, प्लांट डेबिट या प्लांट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट विद कॉस्ट, ठीक है। मैं ये प्लांट इंस्टॉल कर रहा था, तारों की जरूरत पड़ी, मैं बनाता ही तारे हूं, तो अपनी तारें निकाली और यूज कर ली अपने इस प्लांट की इंस्टॉलेशन। ये यहां पर हुआ है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स रिसीव फ्रॉम कंपनीज ओन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 10% प्रॉफिट। सिमिलर आइटम्स आर सोल्ड टू कस्टमर एट कॉस्ट प्लस 30%। हमारी बिलास है, हमें इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन खुद को जो इन्होंने 330 का ये बेच लिया है ना, रिसीव किया, कहता है कॉस्ट प्लस,
ये सही नहीं है, कॉस्ट पे एंट्री करनी है। अब उसने फिगर दे दी है जिसके अंदर 10% प्रॉफिट भी लोडेड है, 10% ऑन कॉस्ट। मुझे पिछली क्लास वालों ने बताया मार्कअप मार्जिन भी हम पढ़ के आए हैं, वैसे मैंने भी रिवाइज करवाना है। ठीक है, 6-7 सवाल मेरे किताब के अंदर मौजूद हैं करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक के साथ, या उससे पहले या जब भी जरूरत पड़ी, जैसे ही बुक आ जाएगी ईद के बाद आएंगे रिवाइज कर लेंगे। 15 से 20 मिनट लगने हैं किसी एक दिन, ठीक है ना। हाँ, लेकिन मुझे बताया गया कि आप पढ़ के आए। खैर, तो उसी को यूज करते हुए जिसको समझ नहीं आएगा वो वेट कर लेगा मार्कअप मार्जिन की रिवीजन का। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। उसूल ये है कि जिसके साथ प्रॉफिट को लिंक किया जाए, मार्कअप मार्जिन का उसूल है 100, उसको अज्यूम करते हैं। सवाल में उसने लिखा हुआ था 10% कॉस्ट प्लस 10%, क्या मतलब? प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है? कॉस्ट के साथ। तो 100 किसको लेंगे? कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है? 10। तो सेलिंग प्राइस कितनी बन गई? 110। अब इस सवाल में कॉस्ट के साथ लिंक किया है ना, तो ये मत सोचो सेल के साथ होगा तो क्या होगा, वो मार्कअप मार्जिन रिवीजन में दोनों ने आना है। ठीक है, फिलहाल ये सामने नजर आ रहा है। ओके, अब ये एक इक्वेशन बन गई परसेंटेज। अब हमें गिवन है 330 सेलिंग प्राइस है, माना कि थोड़ी कम वाली है लेकिन कॉस्ट नहीं है, इससे प्रॉफिट लोडेड है, यानी सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। तो हम कहते हैं ये सेलिंग प्राइस 110 पे है, हमें इसको 100 पे लेके जाना है। गिवन अमाउंट, ये बोला भी था पहले, ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से ये 300 आएगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको एज इट इज लिख ले। मैं चाह भी नहीं रहा ज्यादा समझाना इसको, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप वेट कर लें मार्कअप मार्जिन का, वहां पे समझ लेंगे जी। तो यहां पे हमने क्या किया जी? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अच्छा, अब इधर देखो भाई, ऐड करेंगे कॉस्ट में या लेस करेंगे? सर क्या बोला? ये इक्विपमेंट माइनस नहीं करेंगे यार, 10% नहीं, 300 जो निकला उसकी बात कर रहा हूं। यहां पे ऐसे करो ना, 330 जो है ये 110 है, हमें इसका 100 चाहिए, वो 300 होगा, उसको ऐड करना है। क्योंकि ये एंट्री हमने की है प्लांट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट हमने करना ही नहीं था, हो गई है वो भी, एंट्री तो वही हो रही। ठीक है, पिक्चर ले ले। ओके, कुछ रहा तो नहीं क्या? इसका टोटल कर दें 23330। ये भी पार्ट ए हो गया हमारा। आमिर भाई ले आए इधर। बी पार्ट क्या है? इंपेयरमेंट लॉस चेक करो, यानी इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ। बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन है। ठीक है, बुक वैल्यू बड़े आराम से निकल सकती है जी, 2330 आपने बोला, ये क्या है हमारे एसेट की कॉस्ट। ठीक हो गया, लेस करेंगे इसमें से एक्यूमुलेटेड, वो ये एक्यूमुलेट क्या है, बस कुछ महीनों की है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर कहां लिखा हुआ है? ये पॉइंट जी, डेफिनेट टू बी चार्ज एट 10% स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। तो जब फरवरी को रेडी टू यूज हुआ था ना, तो 2330, एक मिनट भाई, इसमें एडेड है माइनस डेप्रीसिएशन, बीच में ना रोका करें प्लीज, डिवाइडेड बाय नहीं मल्टीप्लाइड 10%, एक ही बात है वैसे, लेकिन चलो जो गिवन है वही लिख रहा हूं, इंटू 10% इंटू 5/12, यकम फरवरी से 30 जून तक जी। अब ये कॉस्ट है, ये एक डेप्रीसिएशन है, बुक वैल्यू बताओ। 2225। अब आपस की बात यह है कि सवाल में ना वैल्यू इन यूज का डाटा गिवन कोई नहीं है। अगर आपने खामखा फिर भी वर्किंग 2 करनी है, वर्किंग 1 कि जी हमने तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखनी है, फिर हमने वैल्यू इन यूज लिखनी है, फिर हमने कहना है जी रिकवरेबल अमाउंट है हायर। तो आपकी मर्जी है, ऐसे टाइम ज़ाया करना तो करें।
अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के लिए पॉइंट नंबर जी गिवन, द कंपनी अकाउंट्स फॉर इट्स एसेट्स अंडर कॉस्ट मॉडल एंड ऑन 30 जून 5 it estimated 21 million as fair value of the plant. It is further estimated that in case of disposal the following expenditures will have to be incurred. बहुत जबरदस्त सवाल था रिवाइज कराने के लिए. Cost of transportation is terminal benefit of labor to be laid off. Termination जिनको निकाल रहे हैं, not disposal cost. This is not a disposal cost. भाई समझें, बंद किया है दही वाला प्लांट, लोगों को निकालते हुए जो पैसे दे रहे हैं वो ओके तो ये क्या है 25,000 21,000 जमा 100 जमा लीगल कॉस्ट 100 जमा स्टैंप ड्यूटी, ये आएगा 300 नहीं आना। ठीक है जी, तो यहां पे हमने लिखा जी कितना 21,000 माइनस 100 माइनस 50, इसी तरह तरतीब है जी 20,750। अब इधर देखो नहीं है ना कोई, तो फिर यही क्या है, यही कह रहा था कि ऊपर यही डायरेक्ट लिख लो। खैर चलो अब 20750 और इंपेयरमेंट लॉस इज कितना 1608 रुपीज इन मिलियन थाउजेंड, ऊपर लिख लेना। हाँ जी बोले आप इसमें, हाँ 350,000 कर लें यार, मेरा मतलब यही था भाई। वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट माजरत 1000 लिख लें उसके आगे, मतलब समझ भी जाया करें यार, ये ऐसे फजूल क्यों परेशान होते रहते हैं। ये लें, डन जी, था ऐसे ही ना असल में, नहीं ये एडजस्टमेंट ऐसे कहता है बचपन से ही ऐसा था। अच्छा जी, सवाल गलत नहीं है भाई, सवाल वो भी ठीक है, सवाल वो भी ठीक है, लेकिन मैं वो रहने दूं तो मुझे सारा जवाब बदलना पड़ेगा, उसके बेहतर है कि मैंने इस सवाल को सही कर लिया। चलें जी, अब आखिरी 5 से 7 मिनट पूरी तवज्जो चाहिए, नया काम होने लगा। हैंडआउट नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये हैंडआउट सामने है ना, आ जाएंगे इंशाल्लाह। हैंडआउट कहां है भाई, जाते हो उठाते जाना और कुछ नहीं करना उसका। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल है पेज 316 पे बुक के। फिर क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन बैंक आई कैप का, ये आपका होमवर्क है, अभी रख दे पीछे, वो कुछ नहीं अभी रख दे, चलें अब यहां पे रख आ गए। क्वेश्चन बैंक 5 और क्वेश्चन बैंक 6, इससे अगला सवाल, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। इधर देखें, इनको तीर लग के कहां गया है, ठीक है, और ये सवाल मैंने आपको करवाया है 5 मिनट, उनको करवाया है, आप तो 4 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सुने, ये आईकेपी एग्जांपल है, उसने ना ये सारा कुछ बताया हुआ था अनलेस लास्ट रिवर्सल, लेकिन मैंने वो भी सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया था, देखिए देखते रहिएगा आप। ठीक है, जैसे इंडिकेशंस आई थी बुरी बुरी, तो रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई थी और इंपेयरमेंट लॉस आ गया था, ऐसे ही कभी अच्छे हालात भी आते हैं पलट के, तो जो रिकवरेबल अमाउंट कम हुई थी कभी वो बढ़ भी जाती है, तो फिर गेन रिकॉर्ड कर लें। स्टूडेंट कहता है नहीं, लेकिन रिवर्सल कर सकते हो प्रीवियसली बुक्ड एक्सपेंस का। ठीक हो गया। अब इधर भी कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल दोनों है। कॉस्ट मॉडल मुश्किल है, रीवैल्यूएशन मॉडल आसान है। ठीक है, कॉस्ट मॉडल के अंदर और रीवैल्यूएशन मॉडल के क्या क्या करना है ये अब देखते हैं। एग्जांपल 10, वी परचेज एन एसेट फॉर 1 लाख ऑन यकम जनवरी 21 फॉर 10 साल यूजफुल लाइफ एंड नील रेजिडुअल वैल्यू, डेप्शन इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन 31 दिसंबर 21 कुछ हुआ, इधर आ गए जी, कॉस्ट यकम जनवरी 21 पर 100, ये मैंने वो समय जवाब लिखा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं हम जवाब खुद निकालेंगे, हम क्यों किसी का जवाब देखें। ठीक है, 100 कॉस्ट है, 10 लाइव है, 10 रुपए की डेप्शन, तो 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू कितनी है 90। अब आगे कहता है ऑन 31 दिसंबर 12 डेप्शन ऑफ 10,000 वाज रिकॉर्डेड। अच्छा हम कर आए हैं, ऑन दिस डेट रिकवरेबल अमाउंट वाज डिटरमिन्ड एट 72। 90 को देखा और 72 को देखा, गिर गई।
तो फिर इंपेयरमेंट लॉस है, बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड। आगे इंपेयरमेंट लॉस। अच्छा वैसे ये ना, ये वो मेथड है अपना, कॉस्ट मॉडल है, इसको छुपा दूंगा मैं थोड़ी देर में, वैसे ही मैं कर रहा हूं कि जरा कंसिस्टेंसी बन जाए, वरना कुछ नहीं है, ये छुपा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट, अब जी हो गया एम्पेयर। अब अगली डेप्रिसिएशन क्या होगी, इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालोगे, सिंपल जो काम कई दफा कर चुके, अब तो डिवाइड बाय 9, 8 और 2 आ गया, 31 दिसंबर 22 पे बुक वैल्यू आ गई 64 और -16। क्या कहता है आगे देखो, ऑन देयरफॉर इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 18 वाज रिकॉर्डेड। अच्छा हाँ, हमने भी ये रिकॉर्ड किया, वो सवाल जवाब लिखा था, मजा नहीं था, ऐसे मजा आ रहा है। ओके नेक्स्ट, ऑन 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22, अच्छा पहुंच गए, पहले ही पहुंच गए, 8 की डेप्शन 2 की तो एंट्री होती नहीं, आपको पता है जी। ऑन 31 दिसंबर 22 डेप्रिसिएशन ऑफ 8000 वाज रिकॉर्डेड एंड नाउ कैरिंग अमाउंट इज 64,000। ठीक जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ओके सारा बताया था ना, तो मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सवाल किया, वरना तो सारा कुछ लिख लेते, आपको फायदा ही ना होता। अगले सवालों में ना असल में ये सारा कुछ आपने खुद करना है हर स्टेप पे ना, इसलिए मैंने करवाया है ये। हाँ जी, वरना तो ऐसे लिखा होगा, फिर क्या करना था, फिर सवाल भी वैसे, अगले सवाल में हर स्टेप पे ये काम करना है आपने, तो तैयारी करा रहा था। अच्छा जी नेक्स्ट सुने, ऑन दिस डेट यानी 31 दिसंबर 22 पे रिकवरेबल अमाउंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 95। अब इधर देखो बच्चों, खतरनाक बात यह है कि इधर कॉस्ट मॉडल में ना, कॉस्ट मॉडल में अन्य व 95 लिखने से क़यामत बर्पा हो जाएगी। आप फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड कर सकते हैं, हालांकि हमने मैक्सिमम क्या करना है, प्रीवियसली बुक्ड लॉस को रिवर्स करना है, जो कि नेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्टैंडर्ड का अल्फाज लिखता है, आप रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस करें, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये लॉस नेट ऑफ डेप्रिसिएशन 16 है। अब मैं 16 को छुपा रहा हूं और देखते हैं, जो अब मैं आपको एक छोटी सी वर्किंग सिखाने लगा हूं, उससे ये 16 ही निकलता है या नहीं। 95 नहीं ले सकते अगर कॉस्ट मॉडल है, तो हमें रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट के वक्त एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। समझ आए ना आए, पता है आपको, जाते हुए तो ऐसे ही होता है। उसमें हम लिखा करेंगे रिकवरेबल अमाउंट, हमने यहां पे ये इंश्योर करना है कि लॉस रिवर्स हो, सिर्फ गेन रिकॉर्ड ना होने पाए, ठीक है। अब उसको, उसकी रोकथाम के लिए ये छोटी सी वर्किंग है, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट जाहिर है एज ऑन 31 दिसंबर 2022 कह रहा हूं, कितनी बताई उन्होंने, 95। और इधर देखो, बुक वैल्यू हैड देयर बीन 64, वो तो वहां भी पड़ा हुआ था, बुक वैल्यू हैड देयर बीन नेवर या नो इंपेयरमेंट है, यानी कभी इंपेयरमेंट नहीं हुई। जाहिर है ये बुक वैल्यू हमें चाहिए अगेन एज ऑन 31 दिसंबर 22, कभी इंपेयरमेंट नहीं हुई। कभी इंपेयरमेंट ना हुई होती तो एसिड 100 का था, बोलो 100 डिवाइडेड बाय 10 डेप्रिशिएट होता 1 साल। अब यकम जनवरी 21 को आया था, तो 31 दिसंबर 21 तक 1 साल, 31 दिसंबर 22 तक 2 साल, तो कितना आता, और आंसर 80 लो, जाहिर 1 साल 10 रुपए की डेप्शन, 2 साल की 20 है ना, मतलब आप रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करते हुए मैक्सिमम जो फ्लोर है ना, फ्लोर सीलिंग, जो सीलिंग है ना, फ्लोर जो सीलिंग है ना, सीलिंग मैक्सिमम सीलिंग वो क्या है 80, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मतलब अगर सवाल के अंदर जाग जाला भाई, जाग जा, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, अगर सवाल के अंदर जहां पे रिकवरेबल अमाउंट 75 देता वही ले लेते, 78 देता वही ले लेते, 80 देता बिल्कुल सही था, 1 रुपया ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम 80 से ऊपर बुक वैल्यू को ले गए, यानी रिवाइज बुक वैल्यू को 80 से ऊपर हमने लिख दिया, तो हम फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड कर जाएंगे, लॉस नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये छोटी सी वर्किंग आपने याद रखनी है, और यहां पर हायर नहीं ले लेना, यहां लोअर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेंगे जी, रिवाइज बुक वैल्यू हमने निकाली है, रिवाइज बुक वैल्यू लोअर वाली, ठीक है, कितनी है 80। इस 80 को मैंने यहां पे लिखा, अब बताओ क्या आता है आंसर, 16 पॉजिटिव। ये क्या है जी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अच्छा, जब रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट होगी ना,
तो फिर रिवाइज बुक वैल्यू लाजमी आनी है, बढ़ रही होती है ना, ठीक है, लेकिन उसको हमने रोकना है। अगर कभी इंपेयरमेंट ना होती तो बुक वैल्यू इस दिन कितनी होती उस तक, ठीक है, उससे ऊपर गया तो फिर लॉस नहीं, रिवर्सल लॉस नहीं होगा, फिर गेन रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुश्किल था। बहरहाल ये क्या है जी, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। क्या है जी, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट बैलेंसिंग। बाय द वे अगर आप इसको छुपाकर इधर से इस तरह देखें ना, तो ये 16 ही था, यानी ये 16 आया, इसको खा गया, ये खत्म। लेकिन हमने इसके बगैर ही इस चीज को इंश्योर कर लिया। यार कर लो, मर्जी है, कर लो। अब उसने कहा था ये एंट्री कर दो अंडर कॉस्ट मॉडल, ये एंट्री क्या होगी, सुनो, नजर आ रही है आपको एंट्री? क्या है एंट्री? इंपेयरमेंट लॉस जब बढ़ता है तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट प्रॉफिट लॉस में होता है, रिवर्स हो रहा है तो इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल प्रॉफिट लॉस को क्रेडिट करेगा। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट जो नजर आता है, समझ आता है, रिवर्सल पूरा लिख दूं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना, 16 से क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड, हाँ, इंपेयरमेंट लॉस आने पे जिसको बढ़ाया था अब उसको कम कर लो, ठीक था, ओके। पिछले सवाल में जो आपने 3 सिनेरियो करवाए हैं तो वो रिवैल्यूएशन में थे जी, वो रिवैल्यूएशन में ही थे, अगला रिवैल्यूएशन आ रहा है, वो रिवैल्यूएशन में थे, लेकिन उसमें रिवर्सल नहीं आया था, वो अलग समझाया। अब आज रिवर्सल, अब रिवर्सल घर जाके बाकी चीजें कल भाई बुक वैल्यू तो 95 में चली गई, बुक वैल्यू बढ़ नहीं गई, खुशियां नहीं है। पिछले सवाल में भी 530 550 बढ़ नहीं थी बेटा उधर जा रहे हैं ना, वो अगला सवाल है, वो है रिवैल्यूएशन मॉडल। मत किया करो ऐसे जाते जाते, जो कर रहा हो तुम करने दिया करो अपने साथ, बस घर जाके देखा करो फिर क्या हुआ हमारे साथ, और अगले दिन तो आने ही होते। चलें आगे। पार्ट बी क्या है, अज्यूम करो रिवैल्यूएशन मॉडल है, ठीक है। अब इधर देखो भाई, यहां तक तो सारा कुछ सेम आ गया। अब यहां पे आए और यहां पे आकर लो जी जफियां पाओ तो खुशियां मनाओ। रिवाइज बुक वैल्यू, ये देखो, ये आप हो, ये आपकी आंखें हैं, बंद लग रही हैं, और ये स्माइल है, यानी कि यहां पर आपको ये करना पड़ा, ठीक है। यहां पर आंखें बंद है, रिवाइज बुक वैल्यू 95 ले ली, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है, जो लॉस रिवर्स होगा वो लॉस होगा, बाकी हमारे पास है ना फ्यूचर गेन रिकॉर्ड करने का खाना, उधर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, हजम करें, कुछ नहीं होता। तो 95 पर ले गए, कितना आया टोटल, रिवर्सल बोलो, रिवर्सल टोटल 31 ने जाके पहले 16 को रिवर्स किया, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में 16 ही पड़ा था, रिवर्स वही किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में इससे ऊपर कुछ नहीं जाने देते हम, अभी भी वही असूल है। लेकिन यहां पर ये कहां चला जाएगा, और आप स्माइल कर रहे हैं कि कॉस्ट मॉडल की बजाय आज रिवैल्यूएशन मॉडल आसान होगा। एंट्री देखो, एंट्री इसकी एंट्री है, एंट्री एसेट बढ़ रहा है, बेसिकली एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को हम बढ़ाते हैं ना, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट हो गया कितने से, 31 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो गया 15 से, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, रिवर्सल ऑफ लॉस आगे प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिख रहा हूं, कितना 60। इजी और पीजी ऐसे ही है। अगले दो सवालों में से एक है कॉस्ट मॉडल वाला और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल वाला, ट्राई करना, दोबारा इंशाल्लाह कल समझाऊंगा, जरा भी समझ नहीं आया तो जरा भी समझ नहीं आया तो दोबारा नए सिरे से समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज।